Hello and morning everyone. I'm Shashi from the Samruddh Bharat Foundation and I welcome you all to this discussion on the trust. आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर हर्षमंदर जी। हर्षमंदर सर एक एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। इन्होंने लगातार कम्युनलिज्म, पावर्टी और अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है और अभी एक कुछ समय तक सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा देने के बाद इन्होंने सामाजिक कार्यों के प्रति अपने जीवन की दिशा को मोड़ दिया। और सर कारवाए मोहब्बत के फाउंडर भी हैं, जो कि देश में प्रिवलेंट कम्युनलिज्म के खिलाफ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुहिम है। और हमारी आज की चर्चा जो होने वाली है वो ऐसे ही एक बहुत प्रेसिंग मुद्दे पे है, जो कि है भारत में एक जो कम्युनल इस्लामोफोबिक माहौल प्रिवलेंट है, जहाँ हर समय मुसलमानों को हाउंड किया जाता है, अटैक किया जाता है, उनको उनके देशभक्ति पे सवाल उठते हैं। तो इसी में मेरा जो पहला सवाल है वो ए आर रहमान पे है। ए आर रहमान जो कि एक ग्लोबल आइकन है, जिनको हर जगह दुनिया में लोग सुनते आए हैं, हम लोग उनको सुनते हुए बड़े हुए हैं लगातार। और इससे बड़ी उनकी एक छवि जो एक अच्छे मुसलमान की भी रही है, जो टिपिकल गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम की डायकॉटमी है, उसमें वो गुड मुस्लिम रहे हैं। वो लगातार देशभक्ति वाले गाने भी गाए हैं। उसके बावजूद एक बस उनका कमेंट कि कम्युनल रीजंस के सांप्रदायिक कारणों से उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, ये पूरा एक जो हिंदू राइट विंग का इकोसिस्टम वो रैटल हो गया, उन्हें लगातार अटैक करने लगा। तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज के समय में जो तथाकथित गुड मुस्लिम है वो भी सेफ नहीं है, वो भी संदिग्ध है? ए आर रहमान एक अच्छे इंसान दिखते हैं और एक टैलेंटेड म्यूजिशियन तो हैं ही। ये सही है कि उन्होंने अब तक जो पिछले 10-12 साल खास करके जो नरेंद्र मोदी जी के पावर में आने के बाद जो हालात बने हैं मुसलमानों पर, उस पर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है खुल के। तो आई डोंट नो वो गुड मुस्लिम के की परिभाषा में वो शामिल होता है कि नहीं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि बहुत मतलब बहुत विनम्र तरीके से, बहुत धीमे स्वरों में उनको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। पिछले 8 सालों से उनको काम नहीं मिल रहा है, शायद इसके पीछे सांप्रदायिक सोच भी है। और उसको लेके जैसे आपने कहा, जिस तरह का ट्रोलिंग, रिएक्शन, अटैक्स उनके ऊपर हुए हैं, और जैसे होता भी है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरे उनका काम ही बेकार है, इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है वगैरह। आई थिंक बहुत क्लियरली ये मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी आइडेंटिटी मुस्लिम हो तो आपके कम्युनिटी के ऊपर या आपके खुद के ऊपर किसी तरह की नाइंसाफ़ी अगर हो भी रही हो, आवाज़ मत उठाना, बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो सहो, मतलब सब्र भी करो और उफ ना करो। एक तरह का इस तरह का संकेत बहुत क्लियरली उससे मिल रहा है। और जो मतलब मैं जैसे देख रहा हूँ कि एक तरह का पूरा इम्प्यूनिटी के साथ फंक्शन कर रहे हैं कि कोई आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर पार्टी और यू सब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही कल परसों में एक बयान आया, आपने भी शायद सुना होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिन्होंने कहा कि मियाँ एक जो डेरोगेटरी शब्द है, नॉट नेसेसरली डेरोगेटरी बट इस्तेमाल हुआ है इस्तेमाल जैसे डेरोगेटरी हुआ है। तरीके से। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मियाँ रिक्शे वाला है तो उसको 5 रुपए के बजाय 4 रुपए दीजिए। तो ये मतलब कि हिंदुत्व के स्टैंडर्ड से भी बहुत मुझे एक्सट्रीम लगता है। नहीं, बहुत उस संवैधानिक पद पे बैठकर ये कहना कि उन्होंने कई चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि एसआईआर में सिर्फ नोटिसेस मुसलमान मियाँ को दीजिए। उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट में सिर्फ मियाँ का हटाऊंगा। और फिर जो बयान आपने कहा, मैंने इनफैक्ट तय किया था कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करना। आज शायद जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एफआईआर मेरा दर्ज हो रहा है उनके खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने उसको इस तरह की हेट स्पीच जो सिर्फ नफ़रत की बात नहीं करें, जिसे एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, जो नस्ली सफाया एक किस्म का, उसकी बातचीत भी चले। तो आप कहें कि उनको मारें, उनको हटाएं, उनके साथ कोई सामाजिक आर्थिक रिश्ता ना रखें, उसका कोई अंजाम नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो मैंने
इनफैक्ट तय किया हम लोगों कारवान मोहब्बत अब तक हम लोग जो नफ़रती हिंसा थी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे। जहाँ जहाँ लिंचिंग होती है हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमने अब समझा है कि नफ़रती हिंसा से पहले नफ़रती भाषण होती है, हेट स्पीच होती है। जो होलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ, कई मतलब पीढ़ियों तक वो लोग इंसाफ के जिन्होंने जो उसके लिए ज़िम्मेदार थे उनके खिलाफ उनको कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई वो उसके लिए दशक निकल गए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग उनकी तरफ से एक एक बाद में एक नया अभियान शुरू किया विच दे कॉल्ड इट स्टार्टेड विद वर्ड्स, कि शब्दों से शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि जो गैस चेम्बर में जो जो वहाँ का यहूदियों का नरसंहार हुआ था उसकी शुरुआत गैस चेम्बर में नहीं हुआ था, नफ़रती भाषण में हुआ था। तो जब आप नफ़रती हिंसा का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, नफ़रती भाषण को भी हम उसी शिद्दत से हमें उसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। ये हम लोग भी समझे हैं। हम बहुत साधनों की कमी है सरकार के हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस के कारण से, लेकिन फिर भी हमने एक छोटा सेल क्रिएट किया है विच इज़ रिस्पॉन्डिंग टू हेट स्पीच। हम उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और ये तय किया है कि हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करें। प्रक्रिया मतलब आपने एफआईआर दर्ज किया, कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर आप हायर लेवल पुलिस में जाएंगे, फिर हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये अपेक्षा नहीं है कि सिस्टम इसमें कार्रवाई करेगी, हेमंत बिस्वा को के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कम से कम ये है कि नागरिकों ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये हमें कहते रहना ज़रूरी है। लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। दिल्ली 2020 में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसकी शुरुआत में कपिल मिश्रा ने एक ऐसा भाषण दिया, कुछ घंटों के अंदर फिर हिंसा भड़क उठी और उनके साथ एक्चुअली सीनियर पुलिस ऑफिसर खड़े थे जब वो ये भाषण कर रहे थे। तो अगले दिन मैंने एक मेरा पिटिशन फाइल हुआ था, जस्टिस मुरलीधर के सामने आया और मैंने कहा कि इनके और जो जिन्होंने नफरती भाषण दिए थे, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा वगैरह, तो एफआईआर दर्ज हो। हमने ये भी नहीं कहा कि उनका कोई अरेस्ट हो, हमने कहा कि जो दंगे चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उसका पुलिस जांच तो करे और ये भाषण तो है। जस्टिस मुरलीधर ने बहुत स्ट्रांगली उसको लिया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहाँ थे, जॉइंट कमिश्नर पुलिस वगैरह भी थे। उन्होंने कहा कि आपने ये भाषण सुने हैं कि नहीं, उनके वीडियो। मैं ये सब नहीं देखता ऐसे। उन्होंने कहा आप देखेंगे और यहाँ देखेंगे, और उन्होंने कोर्ट के अंदर मॉनिटर लगवाया और वो भाषण सुनाए और कहा कि क्या ये इज़ दिस नॉट अ क्राइम, प्राइमा फेसी। तो वो डिनाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि पिटिशनर सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो उनके खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि हम सही वक्त ढूंढ रहे हैं कब उचित वक्त होगा ये एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे हमें दे दें, हम लोग मशवरा करके और फिर आपको कल बताएंगे। आधी रात को जस्टिस मुरलीधर को ट्रांसफर ऑर्डर्स मिले। अगला दिन तो गया, 5 साल निकल गए, वो सही वक्त नहीं आया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का। इस बीच में उनकी तरफ से, ये हिंदुत्व वालों की तरफ से
एक और आवेदन गया कि हर्ष मंदर ने नफरती भाषण दी। अच्छा, जो जज थे हाई कोर्ट में, उनको अगर मैंने दिया भी होता तो उनका कहना होता कि आप जाके इसका कंप्लेंट दर्ज करें। उन्होंने उसी केस में उसको शामिल कर दिया। तो इट बिकेम हेट स्पीच बाय कपिल मिश्रा एंड अनुराग ठाकुर एंड हर्ष मंदर। जो भाषण मैंने दिया था वो जामिया, जिस दिन बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर उनके साथ मारपीट हुई थी पुलिस से, अगले दिन सुबह बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स जमा हुए थे, कई हज़ार स्टूडेंट्स, और तो सब ने कहा कि आपको बोलना ज़रूरी। तो उसमें मैंने एक भाषण दी जहाँ पे मैंने कहा कि नफ़रत का जवाब कभी नफ़रत से नहीं दें, हिंसा का जवाब कभी हिंसा से नहीं दें, वगैरह वगैरह। मोहब्बत पर आधारित भाषण था। उन्होंने कहा वो हेट स्पीच है। पुलिस ने भी बहुत लंबा एफिडेविट दिया कि ये बिल्कुल हेट स्पीच था। 5 साल निकल गए हैं, कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। एमएलए टिकट ज़रूर मिला उनको, चुने भी गए, और आज ना सिर्फ मंत्री हैं, लॉ एंड जस्टिस मंत्री। तो कहानी बहुत ही साफ है कि आप न मतलब हिंसा भड़काएं, नफ़रत की बात करें, आप मंत्री तो बन जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर आप जिस आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक का हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, और आप संविधान की रक्षा, गांधी जी के जो का जो संदेश था उसकी बात आप करें, वो नफरती भाषण है, और हम कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। ये अजीब सा दौर पे हम पहुँचे हैं, और मुझे लगता है कि एक किस्म की ऑलमोस्ट एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा टाइप है कि योगी आदित्यनाथ ज़्यादा नफ़रत की बात करें या आपके ये धामी, वो भी बहुत बहुत मतलब वो तो ये एथनिक क्लेंजिंग की बात तो कर ही रहे हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसमें हम मुसलमानों को रहने की ही इजाज़त ना दें, वो फला मज़ार ये और ये। और फिर अब हेमंत बिस्वा कह रहे हैं हम तो इन सब से आगे हैं, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता। असम से मैं काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा हूँ, बहुत वहाँ काम करता आ रहा हूँ। मेरा जन्म भी वहीं हुआ बाय द वे, शिलोंग में। इट वाज कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड असम। एनीवे, तो जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया था, तो लोग का बहुत आक्रोश हुआ। उनका ये फ्लड जिहाद है। एक एक मुस्लिम संस्था, प्राइवेट कॉलेज है वहाँ, विच इज़ इन द हाईएस्ट रैंकिंग्स ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने कुछ पेड़ काटे जानबूझ के ताकि गुवाहाटी में फ्लड हो। ना सिर्फ वो बात कही, उन्होंने उस कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन है वही रद्द कर दिया। जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे थे उनको उनका मान्यता ख़त्म हो गई। तो मतलब हम लोग एक बहुत अजीब दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे बैठे, मतलब हेमंत बिस्वा ये कहते हैं कि एक तरह से उन्होंने खुली जंग छेड़ दी है अपने ही नागरिकों का कि एक हिस्से के साथ। वो मुख्यमंत्री उनके भी हैं उनके, एंड दैट इज़ अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन इन असम। आपने एक तरह से आप कह रहे हैं, मैं कल उनकी भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उनको तंग करते रहो। हाँ, वो पुलिस में आपके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, पुलिस तो हमारी है ना, अब कोई चिंता की बात नहीं। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। और मैं ये कह रहा हूँ कि
कि हम लोगों का जो टॉलरेंस लेवल है, जो बाकी समाज है, बहुसंख्यक समाज, हम लोगों में हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इनिशियली एक्चुअली जब हम लोगों ने इनिशियली ये केसेस दर्ज करना शुरू किए, तो मेरे एक यंगर साथी हैं, वकील हैं, तो उनका मतलब साफ नाम से ब्राह्मण समाज के हैं। तो जब वो कंप्लेंट दर्ज करने गए पुलिस थाने में, सचमुच वो पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा था कि आपको क्यों तकलीफ़ है इससे? मतलब ये तो वो समझा रहे थे मुझे है तकलीफ़। अरे मतलब तो हम लोगों ने ये मान लिया है कि ये बिल्कुल ठीक है कि नफ़रती बात हो। और ए आर रहमान से पहले भी आमिर खान ने कुछ साल पहले छोटी सी बात कही, तो इतना उनके ऊपर अटैक हुआ कि ये इफ़ यू आर अ मुस्लिम इन पब्लिक लाइफ, डोंट यू डेयर ओपन योर माउथ, लेट एवरीथिंग हैपन टू योर कम्युनिटी, डोंट ओपन योर माउथ। ये एक तरह से ए आर रहमान को संकेत है। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये बात भी नहीं की, उन्होंने कहा कुछ फिल्में भी बन रही हैं जो डिविसिव हैं। ये दूसरी बात उन्होंने कही कि वो भी बहुत ही मतलब धीमे स्वरों में उन्होंने कहा कि मैंने आई थिंक धुरंधर फिल्म एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि एक समाज को बांटने की बात उसमें हो रही है। मैंने नाज़ी जर्मनी को बहुत नज़दीकी से उसका अध्ययन किया है आज के हिंदुस्तान को समझने के लिए, क्योंकि नाज़ी जर्मनी जो आरएसएस के संस्थापक थे, उन्होंने अपने लेखन में कई बार कहा कि वो हिटलर को बहुत एडमायर करते हैं। जो रास्ता उन्होंने यहूदियों के साथ किया था, वही रास्ता हमें मुसलमानों के साथ करना चाहिए। बहुत खुल के उन्होंने ये बातें कही। तो नाज़ी जर्मनी में उन्होंने सिनेमा का बहुत इस्तेमाल किया। एंड यू मस्ट रिमेंबर इट वाज 1930s, तो सिनेमा एक नया माध्यम था, बट उसका पावर कितना है वो समझते थे। तो बिल्कुल ही जैसे हमारे पास हमारे एक सीरीज़ ऑफ हिंदुत्व फिल्में बनी हैं, उसी तरह से फिल्में वहाँ बनाएंगे, और जो यहूदियों के खिलाफ मतलब अजीब से अजीब, जो जैसे अब ये फ्लड जहाद और लव जहाद और लैंड जहाद और मज़ार जहाद और पता नहीं क्या क्या और बहुत सारे और थूक जहाद, तो ये सब तो हमारे यहाँ चल रहा है। उतने ही विचित्र कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ यहूदियों के खिलाफ फिल्मों के माध्यम से वो करते थे। और इसी तरह से हिटलर खुद उन फिल्मों की तारीफ़ करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, अपने सीनियर जो कॉलीग्स के साथ खुल के ऑडिटोरियम में आके देखते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1944 के आसपास जब बहुत क्लियर था कि वो एक्चुअली विश्व युद्ध को हार रहे थे, तो सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल भी बंद हो गए थे, सिनेमा नहीं बंद हुए, सिनेमा फिर भी वो चलाते रहे। तो मुझे लगता है कि एक नाज़िफिकेशन हिंदुस्तानी सिनेमा की भी हो रही है हमारे सामने। तो सिर्फ नफ़रत, एक तो भाषण, सोशल मीडिया, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स, जो प्राइम टाइम शोज़ और सिनेमा, ये सभी नफ़रती भाषण के अलग अलग आयाम हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार मतलब ये एक यूनिक वन ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, वो एक लगातार ऐसी बातें करते रहे हैं। तो जाहिर सी बात, एक तो आइडियोलॉजिकल का एक बार वो सब्जियों की कीमतें बढ़ी, उन्होंने कहा ये भी एक जहाद है, ये लोग जानबूझ के इसकी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उनसे ना खरीदिए। मतलब ये एक सिलसिला चलता आ रहा है उनका ये। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो आइडियोलॉजिकल कारण है, पर क्या उसका कोई
इलेक्टोरल रेजोनेंस है जिसके कारण असम में उसकी जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हैं जो इनेबल करते हैं ऐसा डिस्कोर्स को? देखिए, असम में बंगालियों के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट रहा है और कुछ हद तक उसमें समझ में भी आती है। पहले ये बट लेकिन हमें याद करना है कि ये एक ही देश था और अंग्रेज़ों के शासनकाल में 150-200 सालों से उन्होंने एक तरह से इनकरेज किया कि जो ईस्ट बंगाल से मेहनती जो किसान मज़दूर हैं वो आए और यहाँ पे धान वगैरह के जंगल काट के वो धान के और नदी के उसमें बनाए। तो दे बहुत हद तक बंगाली जो असम में हैं वो मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ हैं, उनका उतना ही हक है उस जगह का। एक तो ये बात है। लेकिन असम मूवमेंट हुआ था, वो असमी वो बंगाली मूल के लोग, उनका कहना है कि ये बड़ी मात्रा में जब 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई, लड़ाई हुई, उस दौरान आए हैं, उनको हमें वापस भेजना है और कह रहे हैं कि निरंतर आ रहे हैं, ये उनका मानना है। लेकिन कभी भी वो बंगाली मुसलमानों के खिलाफ विशेष तौर पे नहीं थे, उतना ही बंगाली हिंदू के खिलाफ थे। और जो एनआरसी के फाइनल रिजल्ट्स जब आए तो 19 लाख लोग हैं जो अपने नागरिकता को सिद्ध नहीं कर पाए। ये नहीं है कि वो फॉरेनर हैं, क्योंकि मुझे और आपसे भी आपसे पूछे जाए कि आपके दादा परदादा के सारे कागज़ आप निकालें तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनीवे 19 लाख लोग अपनी नागरिकता नहीं सिद्ध कर पाए, उसमें सिर्फ 4 लाख मुसलमान थे। बाकी सारे गैर मुसलमान थे। इसलिए एक्चुअली वो सीए वगैरह लाए, उसको लागू नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि हिंदू ही बड़ी मात्रा में। अच्छा, डिटेंशन सेंटर के अंदर मैं गया था, वो लड़ाई भी लड़ी हूँ, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू थे। जो बदलाव हेमंत बिस्वा ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो मियाँ के खिलाफ, मियाँ मतलब बंगाली मुसलमान, बंगाली के खिलाफ नहीं। तो एक जो एथनिक मूवमेंट था नॉर्थ बंगाल का, उसको एक सांप्रदायिक मूवमेंट, एक नफरती मूवमेंट के तौर पे बनाए। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली मणिपुर में भी आप देखें, मणिपुर में भी मतलब कुकी और मैती, नागा, इन तीनों बड़े ग्रुप्स के बीच में कई बार हिंसा हुई है, लड़ाई हुई है। लेकिन मैती हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है और कुकी क्रिश्चियन धर्म की रक्षा कर रहा है। वो नया स्वरूप आरएसएस के हस्तक्षेप से हुआ है। वही हस्तक्षेप। और मतलब रोचक बात यह है कि हेमंत बिस्वा आरएसएस के मूल के तो हैं नहीं, मतलब उसमें उनके कांग्रेस के थे। लेकिन उस मतलब आरएसएस वालों से भी आगे बढ़ के वो उन्होंने इसको एक ऐसा नफरती माहौल बनाया है जो बंगाली मुसलमानों के खिलाफ है। अब इसका इलेक्टोरल फ़ायदा कितना होगा ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन बहुत दुखद बात है अगर हम इतने नफरती मतलब देश को तोड़ने बांटने, एक नए बंटवारे, लगभग अब 30% लोगों को कहाँ भेजेंगे। और जो पुशबैक वो कर रहे हैं अभी, पुशबैक आई नीड टू ब्रीफली एक्सप्लेन। देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप बांग्लादेशी हैं, तो एक लीगल प्रोसेस ये है कि हम बांग्लादेश की सरकार से बात करें, आपके डिटेल्स वहाँ पे वो कंफर्म करेंगे और फिर आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जो अमेरिका से जो हिंदुस्तानी यहाँ भेजे जा रहे हैं विमानों में और उनके हाथ पैर जकड़े जा रहे हैं, वो हैं तो हिंदुस्तानी ना। यहाँ जो
ये लोग ज़्यादातर लोग नहीं हैं बांग्लादेशी, क्योंकि हमारी सरकार सिद्ध नहीं कर पा रही है। वो भी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम कई पीढ़ियों से यहाँ हैं। बांग्लादेश को हम लीगली रिपैट्रिएट तो तब कर पाएंगे जब हम एक्चुअली एक लीगल प्रोसेस से उनसे इसको एक लीगल डिपोर्टेशन कहा जाता है, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पुश बैक। पुश बैक का मतलब ये है कि हम कोई लीगल प्रक्रिया नहीं है, बंदूक के नोक पर उनको बॉर्डर लिया जाता है। यहाँ बॉर्डर पुलिस कहती है कि अब आप वो कांटों के नीचे से हम आपको धकेल रहे हैं, एक बीच में नो मैन्स लैंड होता है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस है, वो भी अपने हथियारों के साथ लैस है, यहाँ भी हथियारों के लैस हैं। उसके बीच में वो बेचारे, आप उनको वहाँ भेज रहे हैं, तो वो कहाँ जाए? वहाँ उनका कोई नहीं, तो वो अंधेरे में छिप छुप के यहाँ करके वहाँ चले जाते हैं, किसी हालत में कहीं भीख मांग के किसी तरह से, फिर छिप के वापस आते हैं, फिर यहाँ से उनको वापस किया जाता है। ये हो रहा है। जब और मैं ये भी साफ कहना चाहूँगा कि जिस तरह का ऑपोजिशन वहाँ की कांग्रेस ऑपोजिशन को करना चाहिए, वो नहीं कर रही है। ये भी सही है। जब 14 में ये सरकार आई थी तो एक लोगों में स्केप्टिसिज्म था कि ये भारत को एक हिंदू पाकिस्तान बना देंगे। पर जितना मैं समझता हूँ, जो भी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, कि वो शायद ये चीज़ें इसका पैरेलल पाकिस्तान में भी ना देखने मिले हमें। नहीं, कई चीज़ें, मतलब मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तानी मतलब भारतीय पाकिस्तान से बढ़ के ज़िया का जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान उसका एक तरह से मिरर इमेज हम लोग बन रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में भी अलग अलग शासक रहे हैं, लेकिन ज़िया के वक्त में जिस तरह का माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो एक जुल्म और माइनॉरिटीज़ के हक वगैरह, फैज़ अहमद फैज़ और ये सारे लोग के ऊपर एक किस्म का जुल्म हुआ था। वो जो पर एक रेजिस्टेंस भी था। इकबाल बानो ने उनकी गीत जो गाया था, हम देखेंगे, याद करना चाहिए। कई चीज़ें थी। एक बहुत बड़े स्टेडियम में इकट्ठा हुए ज़िया के वक्त में। अच्छा, एक काला कपड़ा पहनना वो अपना विरोध मानते थे। साड़ी पहनना, तो उन्हें काली साड़ी पहनी आए और एक बहुत बड़े उसमें स्टेडियम में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने फिर ये गाना गाया कि हम देखेंगे। तो एक रेजिस्टेंस का वक्त था जो तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़िया पाकिस्तान, नाज़ी जर्मनी, मुसोलिनी की इटली, इस सब के क्या हम वो बनना चाहते हैं? ये हिंदुस्तान के नागरिकों को ये तय करना हो। मेरा ये क्वेश्चन एक मेजॉरिटी के साइलेंस के ऊपर है कि इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट है जिसमें कि केवल 2025 में करीब आई थिंक 1300 प्लस घटनाएं हुई हैं। तो आंकड़ों से, मतलब आंकड़े तो अपने आप में डरावने हैं, लेकिन उससे है कि ये ऑफकोर्स नॉर्मलाइज्ड है कि कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, एंड दे आर जस्ट डूइंग थिंग्स, नोबडी इज कंसर्न्ड। तो ये कितना खतरनाक है आपके हिसाब से? बेहद खतरनाक है। मैं मतलब मार्टिन लूथर किंग, जो मुझे लगता है कि गांधी जी के सबसे नज़दीकी कोई फॉलोअर पूरी दुनिया में कोई हो तो मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मतलब एक उन्होंने कहा है कि अंत में हम अपने दुश्मनों की बातों को याद नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों की खामोशी को याद करेंगे। ये जो खामोशी जो हम आसपास देख रहे हैं, ये खामोशी नहीं है, ये एक मौन सहमति का ही संकेत है। हमें
बिल्किस बानो का देश के 75 साल आज़ादी के थे, उस दिन को हमारी सरकार तय करती है कि बिल्किस बानो के परिवार को मास रेप, गैंग रेप कर उनकी बेटी को पत्थर में इस तरह से मारने वाले और उनके 5 महिलाओं को गैंग रेप करके 14 लोगों को मारने वाला जो उनके गांव के ही लोग थे, उनको उन्हें रिहा कर दिया। हमारे आज़ादी के 75 सालों के दिन मुझे लगता है कि जो गैर मुस्लिम समाज, ये मुस्लिमों की बात नहीं थी, हमने आवाज़, हमें क्यों नहीं बुरा लगा। आप कल्पना करें कि निर्भय के बलात्कारियों को सरकार तय करती है कि आज़ादी की का जश्न हम मना रहे हैं, उनको हम रिहा कर दें, तो क्या रिएक्शन होता। एक हम लोग शब्दावली भी जो इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम अगर हिंसक हो वो टेररिस्ट है, हिंदू अगर हिंसक हो तो वो राम भक्त है, वो गौ रक्षक है, राष्ट्रवादी है, विजिलेंटे है। एक घटना आपको याद होगा कि एक तथाकथित गौ रक्षक, आई वुड लाइक टू कॉल देम काउ टेररिस्ट, जो भी हो, वो एक गाड़ी के पीछे दौड़े और गोली मार दी। वो लड़का, मिश्रा नाम था शायद उनका, हिंदू थे। उन्होंने कहा, माँ बाप के पास गए, गलती होगी, हमने तो सोचा वो मुसलमान है, मतलब अगर मुसलमान होता तो ठीक है। माँ ने बहुत अच्छा जवाब दिया। माँ ने कहा कि अगर मुसलमान होता तो क्यों आप मारते। ये जवाब हम क्यों नहीं देते, हम में से इतने कम लोग क्यों देते हैं। जो पहलगाम में जो जिस महिला की पति जो नेवी में थे, जिनको मारा गया, जब लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम बताया तो उनकी पत्नी ने जो बात कही कि मेरे पति नहीं चाहते कि आप इसको लेके आप हिंदू मुसलमान करें, और उनके ऊपर फिर जो बात पड़ा। मुझे लगता है कि वक्त है जब हम लोग सबको आवाज़ उठाना ज़रूरी। और ये जो एक किताब मैंने लिखी है, उसका नाम मैंने दिया है पार्टीशंस ऑफ द हार्ट, मतलब एक बंटवारा हमने ज़मीन पे देखी है, आज हम लाखों करोड़ों बंटवारे दिलों के बीच में देख रहे हैं। उस बंटवारे का सामना तो आपके घर में प्राय आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके सास ससुर, आपके स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त, आपके टीचर, आपके बॉस, आपके साथ काम करने वाले लोग, इन सब में आप नफ़रत की बात सुनते हैं। आप क्या करते हैं, ये सवाल है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो कि देश में पूरे प्रेवलेंट एक माहौल है, उस पर बात करने के लिए। और उम्मीद है कि हम सब जो एक मेजॉरिटी के साइलेंस है उसमें एक उसको वो चुप्पी टूटेगी कभी और लोग आवाज़ उठाएंगे। खामोशी के बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज। मैंने कई बार अपने आप से पूछा है कि खामोशी क्यों। तो 3-4 कारण हो सकते हैं। एक, लोग कहते हैं हम खामोश हैं क्योंकि हम डरते हैं। लेकिन क्या डर है? अगर आप अपने माँ बाप को कहें नहीं पापा ये आप जो कह रहे हैं गलत है, या अपने भाई को या दोस्त को कह रहे हैं, तो एक हम कहते हैं कि डर है। दूसरा कि हमें परवाह नहीं है, हमारे ऊपर तो है नहीं, अब जो होगा, जो जिसके ऊपर हो रहा है वो करे। लेकिन दिस इज़ वेरी शॉर्ट साइटेड, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा पूरा समाज उसमें एक अजीब सा एक हिंसात्मक जो माहौल है बढ़ा है। हम लोग ज़्यादातर लोग झेल रहे हैं इसको, अलग अलग तरीक़ों से झेल रहे हैं।
अंग्रेजी में द कॉर्सनिंग ऑफ आर सोसाइटी, इससे हम और आप भी, बट एनीवे, आप क्या ये आप खामोश हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझ पर नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे बड़ा डर है कि एक तीसरा कारण खामोशी का है कि मुझे एक्चुअली ठीक लग रहा है। मैं खुद उस लिंचिंग वाले भीड़ में शामिल नहीं होऊंगा, पर कोई कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है। और हम लोगों को खुद से पूछना पड़ेगा कि मेरे खामोशी के पीछे क्या कारण है। थैंक यू सो मच।